देवेन की कंप्लेंट सुनकर सिनेमा हॉल के मालिक लोकेश ने अभिनव को ऊंची आवाज में वहां से निकल जाने को कह दिया था। गुस्से में अभिनव ने भी अपनी मुट्ठी भींच ली थी। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं इन्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे परेशान कर रहे थे। दूसरा, मैं बिना टिकट नहीं घुस रहा हूँ, किसी का वेट कर रहा हूँ यहाँ। अभिनव ने देवेन की ओर घूरते हुए कहा। इससे पहले कि लोकेश कुछ बोल पाता, वैभवी बीच में ही बोल पड़ी। तो वेट बाहर जाकर भी हो सकता है ना मिस्टर अभिनव गढ़वाल? एग्जैक्टली। यहाँ अंदर तो ऐसे खड़ा है जैसे इसके बाप का सिनेमा हॉल हो, ऊपर से बदतमीजी अलग कर रहा है। देवेन ने वैभवी की बात में बात मिलाई। साले बाप पे मत जा। अभिनव ने गुस्से से देवेन की कॉलर पकड़ ली। देवेन भी गुस्से में आकर उसका गला पकड़ने ही वाला था कि अचानक लोकेश ने उसे पीछे धक्का देकर अलग कर दिया। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? देवेन ने अपने आप को संभालते हुए कहा। मेरे सिनेमा हॉल के आगे लड़ाई नहीं। देवेन को इतना कहकर लोकेश अभिनव की ओर पलट गया। आप ही अभिनव गढ़वाल? जी, अभिनव ने कॉन्फिडेंटली कहा। यह क्या चल रहा है? मैंने पूरा थिएटर बुक किया है इस शो के लिए, और यहाँ आकर ऐसा ट्रीटमेंट। देवेन लोकेश के ऊपर भड़क उठा। एक सेकेंड, कौन सा थिएटर? आज तो हमने किसी बाहर के कस्टमर के लिए पूरा थिएटर बुक ही नहीं किया है। लोकेश ने भौहें नीचे करते हुए कहा। अरे, अभी शाम को ही मैंने बुक किया है, ऐसा कैसे? सर, आज ये थिएटर किसी और के लिए ऑलरेडी बुक्ड है, आपसे गलती से बुक हो गया होगा। डोंट वरी, बुकिंग कैंसिल हो जाएगी, और अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हुआ होगा तो 1 वीक में रिफंड हो जाएगा, कॉम्पेंसेशन के साथ, ठीक है? लोकेश ने उसे दिलासा देकर अपना चेहरा फिर से अभिनव की ओर घुमा लिया। पीछे रिफंड और कंपेंसेशन की बात सुनकर देवेन की ईगो को ठेस पहुंच गई। किसके लिए बुक किया है? हाँ, मैं उसे डबल पैसा दे दूंगा, पर बुकिंग मेरी ही होगी। देवेन को ऐसे चिल्लाते देखकर लोकेश एक पल के लिए फिर से पलटकर उसे देखने लगा। जरूरत नहीं है, किसी और डेट को आ जाइए। उसने अपना चेहरा फिर से अभिनव की ओर घुमा लिया। यह आपने ठीक नहीं किया है। आई विल सी यू इन द कोर्ट। बहुत बुरा केस लगाऊंगा तुम्हारे सिनेमा हॉल पर। देवेन गुस्से से उबले जा रहा था। जब लोकेश से सहा नहीं गया तो उसने कहा, चल चल निकल यहां से, वरना यही तेरी पिक्चर बना दूंगा, निकल। ये बात सुनकर देवेन घबरा गया। इधर लोकेश ने अभिनव से पूछा, मिस्टर गढ़वाल, तुम, मेरा मतलब आप नंदिता का वेट कर रहे हैं? लोकेश ने धीरे से पूछा। अभिनव भी उसके मुंह से नंदिता का नाम सुनकर थोड़ा हैरान हो गया था। हाँ, पर आपको कैसे पता? अभिनव के सवाल का जवाब लोकेश ने सिर्फ एक मुस्कान के साथ दिया। सर, प्लीज मेरे साथ आइए। अभिनव थोड़ा कंफ्यूज होकर लोकेश के साथ अंदर जाने लगा। देवेन उन दोनों को साथ जाते हुए देखता रह गया था। उसे ये बात हजम नहीं हुई, इसीलिए वो फिर से अपना मुंह खोलकर कुछ ना कुछ बकने लगा। अरे, इस जानवर को कहां अंदर ले जा रहे हो तुम? डिलीवरी वाला ये सिर्फ, इसकी औकात तो पता कर लो पहले। भड़कते हुए देवेन को वैभवी शांत करे जा रही थी। हालांकि उसे खुद भी इस बात से बहुत तकलीफ हो रही थी कि अभिनव को वो इंसान किसी राजा जैसे क्यों ट्रीट कर रहा था। सिक्योरिटी, उस बदतमीज कपल को बाहर निकालो यहाँ से। लोकेश ने चलते हुए अपने पास खड़े गार्ड को ऑर्डर दिया। लोकेश का ऑर्डर सुनते ही वैभवी और देवेन की आंखें फटी की फटी रह गई, और इससे पहले कि गार्ड अपनी जगह से हिल भी पाता, वो दोनों वहां से हड़बड़ी में चले गए। लोकेश भी अब अभिनव को हॉल के अंदर लेकर आ चुका था। अभिनव उस हॉल के चारों ओर देखकर समझ चुका था कि ये जरूर ही उस मूवी थिएटर का सबसे महंगा हॉल था। नंदिता तो यहाँ दिन में ही आने वाली थी मिस्टर गढ़वाल, पता नहीं वो अभी तक आई क्यों नहीं। लोकेश ने डिम लाइट्स ऑन करके अभिनव की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक सवाल तैयार था। आप अलायना के असली नाम को कैसे जानते हो? अभिनव के सवाल खत्म होते ही लोकेश धीरे से नजरें नीचे करके आगे आकर झुक गया। जैसे कि आप, मेरा मतलब है तुम जानते हो टाइगर। लोकेश ने भले ही ये बात धीरे से कही थी, लेकिन अभिनव को एक बड़ा झटका लग चुका था। अभिनव को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे या फिर क्या जवाब दे। तभी लोकेश ने धीरे से एक और बात कही, मैं तुमसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूं टाइगर। बहुत कुछ है कहने को, लेकिन समझ नहीं आ रहा है शुरुआत कहां से करूं। हर एक शब्द के साथ ही लोकेश की आवाज पतली पड़ती जा रही थी।
अभिनव को एहसास हो गया था कि ये आदमी भी उसी की ग्रुप का था और इससे अब अपनी आइडेंटिटी छिपाने में भी कोई सार नहीं था। उसने लोकेश के कंधों को पकड़कर उसे धीरे से उठाया और आंखों में देखकर पूछा, आप कौन हो और क्या कहना चाहते हो? अभिनव का सवाल सुनते ही लोकेश एक कदम पीछे हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि उसके सामने वाकई टाइगर ही खड़ा था। टाइगर? मुझे उस रात संजय सर को मेरे साथ पार्टी में आने के लिए नहीं बोलना चाहिए था। लोकेश की ये बात सुनकर अभिनव के चेहरे पर शिकन और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। आप पापा को कैसे जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन तुम मुझे कैसे भूल गए? चाचू चाचू कहते थकते नहीं थे बचपन में। लोकेश की बात खत्म होती ही अभिनव शॉक्ड होकर 2 कदम पीछे हो गया। उसके मन में अचानक वो फ्लैशबैक चलने लगा जब वो उसके किसी अंकल के साथ दूसरी गाड़ी में बैठा था और उसके पिता पीछे चल रही तीसरी गाड़ी में आ रहे थे। संजय हमेशा ही अभिनव को दूसरी गाड़ी में बैठाया करते थे ताकि दुनिया के सामने उसकी पहचान उजागर ना हो। वो जानते थे कि गढ़वाल परिवार जितना इन्फ्लुएंशियल है उतने ही उसके दुश्मन भी है। वो पहले ही इन्हीं दुश्मनों की वजह से अपनी बीवी यानी अभिनव की मां को खो चुका था। इसीलिए उसे किसी भी हालत में अभिनव को बचाते हुए ही चलना था। अगर मैं जिद पर ना हटता तो वो एक्सीडेंट भी नहीं होता। सामने खड़े लोकेश की आंखें नम हो गई थी। अभिनव के मन में अभी भी वो सालों पुराना दृश्य ही चल रहा था जिसमें लोकेश को गोली लगने की वजह से गाड़ी कंट्रोल से बाहर जाकर एक पेड़ से टकरा गई थी और लोकेश तुरंत ही बेहोश हो गया था। अभिनव को भी चोट लग गई थी और उसके सिर से खून निकल रहा था, लेकिन उसे उस वक्त भी अपने पिता की ही चिंता हो रही थी। अब कुछ याद आया टाइगर? लोकेश ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। और इसी वक्त पुराने हादसे की सोच में खोया हुआ अभिनव भी अपने होश में वापस आया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हाँ, मुझे याद आ गया। आप ही थे वो आदमी जिन्हें मैं लोकेश चाचू कहकर पुकारता था और आपकी वजह से आज। सॉरी टाइगर, आई एम रियली सॉरी। आई नो ये सब मेरी वजह से ही हुआ था। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन मैं अभी भी उस रात में फंसा हुआ हूं। मुझे पता है मलाल करने से कुछ नहीं होगा, पर मैं सिवाय मलाल की और कर भी क्या सकता हूं। आई एम रियली सॉरी। लोकेश ने भरी आंखों के साथ अभिनव से यह सब कुछ कहा। अभिनव की आंख से भी एक आंसू निकल आया था। उसे पता नहीं था कि उन दिनों क्या हुआ करता था और उसके पिता उससे इतनी कठोरता से पेश क्यों आते थे, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि उसके पिता पर इस पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी थी, इसीलिए वो हर वक्त प्रेशर में ही रहते थे। हालांकि उनके इस काम के लिए अभिनव कभी भी उनकी तारीफ नहीं कर पाया था और यही बात आज उसे चुभ रही थी। आपने इतने सालों में मुझे एक भी बार ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? अभिनव ने अपने आप को संभालते हुए पूछा। लोकेश ने कहा, इतने सालों से तुम्हें ढूंढने के लिए दिन रात एक कर डाली थी टाइगर, लेकिन जब कुछ न हाथ लगा तो ऐसे लगने लगा कि तुम्हारी भी एक्सीडेंट के बाद उस गाड़ी के ब्लास्ट में ही मौत हो गई थी। काश हो जाती, अभिनव ने पलटकर धीरे से कहा। उसके शब्द सुनकर लोकेश फिर से उसके सामने आकर झुक गया। ऐसा मत कहो टाइगर, तुम्हें जो सजा देनी हो मैं तैयार हूं, बस अपने आप को अकेला महसूस मत करो। तुम्हारा ये अंकल आज भी तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। अभिनव ने लोकेश को झुकते हुए देख फिर से उसे उठाया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर कुछ भी करने के लिए तैयार है तो इस तरह झुकिए मत। आप मेरे लिए अंकल थे और आज भी हो। अभिनव को इसके जवाब में लोकेश ने सिर्फ एक स्माइल दी। उसे महसूस हो गया था कि टाइगर ने उसे माफ कर दिया है। अब मुझे यह भी समझ आ गया है कि नंदिता ने यहीं पर मिलने के लिए क्यों बुलाया था। अभिनव ने भी फीकी मुस्कान लाकर कहा, जिस पर लोकेश मुस्कुराकर बोल पड़ा, तुम दोनों बचपन में एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं लेते थे। इतने सालों बाद आज अचानक उसने मुझे फोन करके बोला कि टाइगर आ गया है, थिएटर खाली रखना है। मैं भी 1 मिनट के लिए शॉक हो गया था। अभिनव लोकेश की सारी बातों में हामी भरते जा रहा था। वो बस अब ये चाहता था कि अलायना जल्द से जल्द वहां आ जाए। काफी अच्छा मूवी थिएटर खड़ा कर लिया अंकल वैसे आपने। लोकेश के साथ चलते चलते अभिनव ने उस सिनेमा हॉल को ताकते हुए कहा,
तुम वो छोड़ो और ये बताओ, इतने सालों तक तुम थे कहाँ? क्या कर रहे थे? 10 साल से भी ज्यादा बीत गए टाइगर, लोकेश ने धीरे से पूछा। इसी वक्त थिएटर का गेट अचानक खुल गया। आप दोनों मेरे बिना ही सारी बातचीत कर लोगे क्या? मीठी आवाज में शिकायत करते हुए अलायना अंदर आ गई। उसके चेहरे पर आज अलग सी खुशी नजर आ रही थी। वक्त आने पर यह भी बता दूंगा दोनों को, लेकिन अभी तुम बताओ, क्या स्पेशल न्यूज देने के लिए यहाँ पर बुलाया है? अभिनव ने अलायना की स्माइल नोटिस करते हुए पूछा। वेल, सबसे पहले तो अंकल से तुम्हारा रीयूनियन करवाना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों की बातें सुनकर लगता है कि वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अब डायरेक्टली दूसरी बात पर आती हूँ। मोंटी कल सुबह ही वापस आ रहा है। अलायना ने अभिनव और लोकेश के नजदीक आकर कहा। यह खबर सुनते ही अभिनव के हाव भाव रूखे पड़ गए। मोंटी के वापस आने का मतलब था कि अभिनव को अब दुनिया के सामने टाइगर बनकर आ जाना था और अपनी कंपनी संभाल लेनी थी। हालांकि वो अभी भी अंडरकवर ही रहना चाहता था, क्योंकि उसकी अभी अभी नई नौकरी लगी थी, जिसकी मदद से वो रानी पर नजर रखने वाला था। कल ही आ रहा है? वो तो 1-2 महीनों बाद आने वाला था ना? अभिनव ने भौहें ऊपर करते हुए कहा। वो तो मुझे भी नहीं पता, पर तुम अचानक इतने टेंस क्यों हो गए? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उसके कल ही वापिस आने से तुम्हें भी कल ही सारी कंपनीज के ऊपर अपना हक मिल जाएगा, है ना? अलायना ने नोटिस कर लिया था कि ये खबर सुनकर अभिनव खुश नहीं हुआ था, जिससे वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो गई थी। अलायना, तुम्हें पता है ना, कंपनी में एक गद्दार है। उसे पकड़ने के लिए मुझे अभी भी नॉर्मली रहना पड़ेगा। अभिनव ने खुश ना होने की सफाई देते हुए कहा। हालांकि मोंटी के रिटर्न से वो खुश क्यों नहीं था, इसके पीछे कारण दूसरा था। अभिनव को डर था कि कहीं मोंटी को इस बात की भनक तो नहीं लग गई थी कि टाइगर लौट आया है, नहीं तो वो इस तरह अचानक क्यों आएगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मोंटी एकदम से कैसे वापस आ रहा है। अलायना ने अपना सिर हिलाकर सोचते हुए कहा। इसमें समझने जैसा क्या है? तुम भी जानती हो वो कितना मूडी इंसान है, जब चाहे जहां चाहे चल पड़ता है। अभिनव ने अलायना के दिमाग में आ रहे डाउट को पहले ही क्लियर कर दिया, ताकि उसे बाद में कोई शंका ना हो। तो फिर अब क्या करना है? मोंटी के आ जाने के बाद तुम कंपनी के उस गद्दार को कैसे पकड़ोगे? अलायना ने अभिनव से आई कांटेक्ट करते हुए पूछा। अभिनव बिना कुछ कहे कुछ सेकंड्स तक उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे कि कोई जवाब सोच रहा हो। पास में खड़े लोकेश ने भी सिचुएशन को समझकर सोचना शुरू कर दिया था। मोंटी के आ जाने के बाद क्या अब अभिनव टाइगर बनकर दुनिया के सामने आ जाएगा? अगर वो ऐसा कर देगा तो फिर उसकी कंपनी में छिपे घुसपैठिए को वो कैसे पकड़ेगा? क्या मोंटी के भी इरादे अभिनव के प्रति वैसे ही होने वाले हैं जैसे अभिनव के पिता के प्रति थे? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।